बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, फील्ड थियरी ऑफ मीनिंग, इसको बेसिकली समझ लें कि है क्या। इसमें भी वर्ड की एसोसिएशन है, मीनिंग्स की एसोसिएशन है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो रेफरेंशियल थियरी, ठीक है, कि हम रेफरेंस और सेंस क्या होता है, जिसमें हमने ट्राइंगल के थ्रू समझा कि हमारी जो पहली जो दो थियरी थी, जिसको हमने ट्रेडिशनल अप्रोच का, जिसको हम सिमियोटिक ट्राइंगल भी कहते हैं और जिसको हम क्लेटोक्रेटाइलस भी कहते हैं, ठीक है, हमने उसके थ्रू समझा कि जनाब एक रेफरेंट के अंदर और एक सिंबल का आपस में ताल्लुक क्या है, एक इमेज का और एक वर्ड का ताल्लुक क्या है। और रेफरेंस हमारी अपनी सोच होती है, हमारे दिमाग के अंदर डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग्स बनते हैं। और बच्चा जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू कैसे सीखता है, वो एक ऑब्जेक्ट को देखता है, उसके दिमाग के अंदर एक जो है इमेज बनता है, और दिमाग उसका रेफरेंस है, जो ऑब्जेक्ट है वो रेफरेंट है, और जो वर्ड वो बोलता है दैट इज बेसिकली द सिंबल। ठीक है, फिर हमने उसी चीज को सिग्निफाइड और सिग्निफायर के हिसाब से कहा कि जी जो ऑब्जेक्ट है वो सिग्निफाइड है, जो वर्ड बोला वो सिग्निफायर है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो हमारा दिमाग है दैट इज द कॉन्सेप्ट, वही रेफरेंस है, वही कॉन्सेप्ट है, वही हमारी साइकोलॉजिकल एसोसिएटिव एसोसिएशन है, जो कि हम एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं और हम वो हमारी क्रिएट होती है। उसके बाद हमने ऑपरेशनल कॉन्टेक्सचुअल फंक्शन अप्रोच पढ़ी, ठीक है। ऑपरेशनल या कॉन्टेक्सचुअल फंक्शनल अप्रोच के अंदर हमने ये देखा कि दो तरह की अप्रोचेस होती हैं, एक कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होते हैं, एक फॉर्मल मीनिंग होते हैं। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग का मतलब है हम किस तनाजुर में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग है जिसको हम हाउस कहते हैं, लेकिन उसी तरह की के एक मकान को हम हट भी कहते हैं, उसी तरह के एक मकान को हम होम भी कहते हैं, उसी तरह के एक मकान को हम कॉटेज भी कहते हैं, उसी एक मकान को हम जो है वो डॉर्मिटोरी भी कहते हैं, सैनेट भी कहते हैं, और ऑडियंस, क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इस बिल्डिंग के मीनिंग्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा जी फॉर्मल मीनिंग, जो कि डिक्शनरी हमें देती है, ठीक है। फॉर्मल मीनिंग जो है वो कोलोकेट और कंट्रास्ट से आता है। फॉर एग्जाम्पल जो है कोलोकेट करना, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ किसी और चीज को कंपेयर कर देना, या फिर उसके साथ आप कंट्रास्ट कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल लेक्सिकल आइटम जो है, जो कि कैट है फॉर इंस्टेंस, उसकी पोटेंशियलिटी फॉर कोलोकेटिंग विद म्यू, पर, लैप, मिल्क, फर, टेल, और ये हमने सारा पीछे जब हम मीनिंग्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कोलोकेशन पढ़ा था, उसके अंदर हमने बहुत डिटेल पढ़ा था कि कोलोकेशन होती क्या है। कोलोकेशन क्या है? दैट इज द एसोसिएशन ऑफ अ लेक्सिकल आइटम विद अदर लेक्सिकल आइटम, ठीक है। फॉर्मल मीनिंग्स के अंदर हमारी कोलोकेशन आती है कि हम एक लेक्सिकल आइटम को दूसरे लेक्सिकल आइटम के साथ कोलोकेट कर सकते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि अ वर्ड इज नोन बाय द कंपनी इट कीप्स, उसको हम कोलोकेशन कहते हैं। और इट इज अ पार्ट ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड, द वर्ड रेड इज रिलेटेड टू ब्लड, जैसे रेड ब्लड, ठीक है, रेड टोमेटो, रेड रोज, रेड इंक, रेड चेरी, और पुट इट डिफरेंटली, रेड कोलोकेट्स विद दीज वर्ड्स, ठीक है। रेड जो है वो कोलोकेट करता है इन दीज वर्ड्स, स्कारलेट, रेड, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, वर्ड जो है उसके हिसाब से देखते हैं। इसी तरीके से व्हाइट क्लाउड्स, व्हाइट पेंट, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, व्हाइट मिल्क, व्हाइट क्लाउड्स एंड व्हाइट पेंट, ये क्या होते हैं, वर्ड्स एक लेक्सिकल आइटम दूसरे लेक्सिकल आइटम के साथ कोलोकेट कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह ब्लॉन्ड हेयर्स, ठीक है, प्रीटी गर्ल और प्रीटी चाइल्ड, तो इसी तरीके से जो ब्लॉन्ड है वो कभी भी डोर या ड्रेस के साथ हमारा कोलोकेट नहीं हो सकता। तो हम यहाँ क्या कहते हैं कि ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, यानी कि एक लेक्सिकल आइटम या एक वर्ड जब दूसरे वर्ड के साथ कोलोकेट करता है। इसी तरह डॉग का ऑपोजिट क्या होगा, उसका कंट्रास्ट क्या है, दैट इज बेसिकली कैट। तो कैट इज कोलोकेटिंग द जो है उसकी कोलोकेशन है किसके साथ, डॉग के साथ, क्योंकि हम कहते हैं कि जो डॉग एक ऐसा एनिमल है दैट इज द ऑपोजिट ऑफ द कैट, और कैट इज द एनिमल। इसी तरीके से
और भी कोलोकेशंस देखने में आती है। अगर डॉग है तो उसके साथ डॉग इज बार्किंग, ठीक है। बार्क ऑलवेज बीइंग associated with dog, roar with lion, chirp with birds, school with fishes, flock with birds, ठीक है। तो ये सारा जो है हम कहते हैं कि चिप विद बर्ड्स, ये सब कोलोकेट होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कुत्ता जो है वो रोर कर रहा है और जो लॉयन है वो बार्क कर रहा है। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो फॉर्मली कोलोकेट कर जाते हैं कुछ दूसरे वर्ड्स के साथ। इसको हम कहते हैं एक लेक्सिकल आइटम बिलोंग करता है टू द सेम लेवल ऑफ एन अदर लेक्सिकल आइटम के साथ, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि ये कोलोकेशनल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो जैसे और इसके अलावा हम क्या कहेंगे कि जैसे हम इवन इसमें जो है कॉम्बिनेशंस भी देखते हैं, ठीक है। और जैसे हम ये नहीं कह सकते कि डैफोडिल passes away, हम क्या कह सकते हैं, डैफोडिल डाइज, ठीक है, यानी कि मुरझा गए। डैफोडिल्स के फूल जो हैं वो मुरझा गए, तो हम डैफोडिल डाई कहेंगे, हम डैफोडिल पास अवे नहीं कहेंगे, ठीक है। हर आंट पास्ट अवे ये हम कह सकते हैं, लेकिन हर आंट डाइड ये भी कह सकते हैं, बट डैफोडिल पास अवे हम नहीं कह सकते क्योंकि वो फ्लावर है। तो हम क्या कहते हैं कि दीज आर द कोलोकेशन के वर्ड्स जो है इज आर नॉन बाय द कंपनी इट गिव्स, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपस में कोलोकेट करते हैं, या तो वो कंपैरिजन होते हैं या वो फॉर्मल मीनिंग्स के हिसाब से उसमें देखे जाते हैं। तो अब हमने आगे चलना है, दैट इज द फील्ड थियरी, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आज हमने जो फील्ड थियरी पढ़नी है उसमें भी हम देखेंगे कि वर्ड्स जो हैं वो उसके मीनिंग्स किस तरीके से ड्रॉ होते हैं। उसके लिए आपको ये फील्ड नजर आ रहा होगा। इसमें देखें एक वर्ड है टीचिंग, उससे हम क्या क्या मीनिंग्स अखज कर सकते हैं या क्या क्या एसोसिएशंस हम बना सकते हैं। टीचिंग को टीचर होगा, थॉट होगा, टीचेबिलिटी होगी, एजुकेटिंग होगा, इंस्ट्रक्टिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, प्रीचिंग होगी। आपने कभी थीसॉरस पढ़ा? थीसॉरस आपने देखा होगा। थीसॉरस के अंदर आप देखें एक ही वर्ड के थाउजेंड्स ऑफ मीनिंग्स होते हैं। एक्चुअली दैट डिपेंड अपॉन द फील्ड थियरी, ठीक है। फील्ड थियरी अब वो उसके अंदर आप कभी देखिएगा ऐसे ऐसे मीनिंग्स लिखे हुए होते हैं कि हम सोच रहे होते हैं कि ये तो इसका मीनिंग बनता ही नहीं है। तो टीचिंग, टू टीच, वी टीच, एक्सेट्रा। इसी तरह से टीचिंग, पेडागोजी, एजुकेशन, ट्यूटलेज, ट्यूशन, डायरेक्शन, गाइडेंस, ये सारी चीजें जो हैं वो टीचिंग में आती हैं हमारी, ठीक। उसके बाद जो है इसी तरह एजुकेटिंग, इंस्ट्रक्टिंग, ट्रेनिंग, प्रीचिंग। तो अब हम इसको क्या कहते हैं, दैट इज द फील्ड थियरी, कि एक टीचिंग का जो प्रोफेशन है दैट इज बेसिकली टीचिंग फील्ड है, और फिर हम उससे डिफरेंट मीनिंग्स जो है वो अखज करते हैं। तो basic to this theory is the concept that each word in a language is surrounded by a network of association. हर word जो है वो network of association से जो है वो surround होता है, that connected with other items. See diagram below. The field theory visualizes a vocabulary as a mosaic on a gigantic scale. Gigantic scale, which is built up of fields and higher units in the same way as fields are built up by the words. बेटा इसकी जरा मुझे बताइएगा प्रोनाउंसिएशन। आई थिंक इट इज जाइगैंटिक, जाइगैंटिक है, ऐसा ही है ना? इसकी जरा मुझे कंफर्म कीजिएगा, इसकी क्या है प्रोनाउंसिएशन? जाइगैंटिक है मैम। क्या है? जाइगैंटिक नहीं, आई थिंक इट इज जाइगैंटिक। कल परसों ही मैंने इसको देखा था, इसको जरा कंफर्म कीजिएगा बेटा। The associative field of a word is formed by intricate network of association, some based on similarity, some on continuity, some arising between senses and other between names, other again between one. और ये associative field of word जो है वो formed होती है एक intricate network of association से। कुछ बेस करते हैं सिमिलैरिटी पे, कुछ कंटिन्यूटी पे, कुछ अराइज होते हैं बिटवीन सेंसेस। अब ये पीछे जो हमने पूरी फील्ड थियरी जो है, ये आई थिंक ये डायग्राम आपको हर चीज बता रही है।
कुछ सेंसस पे है, कुछ उसकी फील्ड पे है, कुछ हमारी परसेप्शंस पे है, कुछ ये सारा जो है ये कंटिन्यूटी बिटवीन सेंसेस नेम्स अदर बीइंग बोथ द फील्ड इज बाय डिफाइन definition open and some of the association are bound to the subjective, though the more central one will be largely the same for most speakers. Attempts have been made to identify some of these central associations by psychological experiments, but they can also be established by purely linguistic methods. The identification of these associations by linguistic methods is done by collecting the most obvious synonyms and antonyms of a word, as well as terms similar in sound or in sense, and those which enter into the same habitual association. और आइडेंटिफिकेशन जो है इन एसोसिएशन की बाय लिंग्विस्टिक मेथड वो कैसे होती है, इज डन बाय कलेक्टिंग द मोस्ट ऑब्वियस सिनोनिम. ठीक है, वो कैसे होती है मोस्ट ऑब्वियस सिनोनिम्स के साथ एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड. ठीक है, हम कैसे एसोसिएट करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसोसिएशन, या तो उनके मीनिंग्स के थ्रू या फिर उनके ऑपोजिट ऑफ द वर्ड के थ्रू हम इसको एस्टैब्लिश करते हैं, एज वेल एज टर्म्स सिमिलर इन साउंड और इन सेंस. और ये जो है साउंड और सेंस में भी सिमिलर हो सकते हैं, दोज विच एंटर इनटू द सेम हैबिचुअल एसोसिएशन, या फिर सेम हैबिचुअल एसोसिएशन भी हम इसके. मैनी ऑफ दीज एसोसिएशंस आर एम्बेडेड इन फिगरेटिव लैंग्वेज, जैसे कि अब इसके अंदर फिगरेटिव लैंग्वेज भी आ जाती है जिसमें हमने मेटाफर, सिमिलीज, प्रोवर्ब्स, इडियम एंड द लिंक. द नंबर ऑफ एसोसिएशन सेंटर्ड इन वन वर्ड विल ऑफ कोर्स बी एक्सट्रीमली वेरिएबल एंड फॉर वेरी कॉमन टर्म्स इट may be very high. As one of the assures peoples expressed it, the associative field is a halo which surround the sign and whose exterior fringes become merged. ठीक है, वो कहता है associative field जो है वो halo है जो कि सराउंड करती है साइंस को, और जो कि whose exterior fringes become merged, जिसके exterior fringes merge हो जाते हैं. This field is formed by intricate network of association, similarity, condigity, contiguity, sensation, and name. The association field is by any definition open, that is, no field limits can be assigned to any field. Hence, the aptness of the concept field, which serve as an analogous purpose in physics. ठीक है, फिर उसके बाद distributional approach है. The structural treatment of linguistic meaning has dealt in distributional approach. Some linguists recommend studying meaning as a phenomena isolated from outside world of human experience. The meaning of a word is to be understood as the range of its occurrence in sentences consisting of other words, just as there are probably no words exactly like in meanings in all contexts. So there will be no two words in any language sharing exactly the same lexical distribution. ठीक है, और स्ट्रक्चरल ट्रीटमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक मीनिंग जो है वो डील करता है डिस्ट्रीब्यूशनल अप्रोच. कुछ लिंग्विस्ट रेकमेंड करते हैं स्टडिंग मीनिंग एज फेनोमेना आइसोलेटेड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन. कि कुछ लिंग्विस्ट क्या करते हैं, रेकमेंड करते हैं कि मीनिंग जो है वो एक ऐसा फेनोमेना है जो कि आइसोलेटेड है आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस. ठीक है, और मीनिंग ऑफ वर्ड जो है उसको उसकी अकरेंस के हिसाब से समझा जाता है इन सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ अदर वर्ड. ठीक है, दूसरे वर्ड्स के साथ जो है उसकी जो अकरेंस है उसके हिसाब से उसको समझा. जस्ट एज देयर आर प्रोबेबली नो वर्ड्स एग्जैक्टली लाइक इन मीनिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट. इसी जैसे कि प्रोबेबली कोई भी वर्ड्स जो है वो एग्जैक्टली जो है वैसे नहीं होते मीनिंग ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स. सो देयर विल बी नो वर्ड्स इन एनी लैंग्वेज शेयरिंग एग्जैक्टली द सेम लेक्सिकल डिस्ट्रीब्यूशन. और फिर इसमें ना ही कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं इन लैंग्वेज शेयरिंग एग्जैक्टली सेम लेक्सिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि सेम लेक्सिकल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है शेयर करते हैं. दिस अप्रोच स्टडीज मीनिंग एंड सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप, कॉलोकेशन एंड प्रैग्मेटिक रिलेशन सेट्स. ठीक है, सिंटैक्स बेसिकली क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म अ सेंटेंस. हम इसको कहते हैं ये सिंटैग्मेटिक रिलेशन. सिंटैक्स क्या किसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज टू फॉर्म अ सेंटेंस. जब वर्ड्स को कंबाइन करके हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं हम उसको सिंटैक्स कहते हैं, और इसी को हम सिंटैग्मेटिक रिलेशन, लेकिन जिसको हम कॉलोकेशन भी कहते हैं. और फिर उसके बाद प्रैग्मेटिक रिलेशन जो है जो हमने सेट्स में पढ़ा था, अभी नीचे आप आएंगे तो हम देखेंगे कि ये प्रैग्मेटिक जो है हम इस तरह से सेट्स में पढ़ते हैं. तो फिर क्या है कि इट यूजेस स्टैटिस्टिक
method and computer techniques for study of semantic, but this approach to meaning fails to save the phenomena as meaning is understood everywhere by involving the relation of language to the rest of the world. And such meaningful language is an essential part of any definition of language. Thus, this approach incompletely treats the meaning of words in dictionary entries is derived on the basis of their relation to the whole human experience, on the basis of extra linguistic criterion and unsystemized common sense. For this reason, some linguists have tried to redefine or reconsider meaning insofar as it concerns the linguist within the range of its occurrence in sentences consisting of other words, just as there are probably no words exactly alike in meaning in all context. अब यहाँ पे देखें, जो वर्ड्स हम डिक्शनरी के अंदर देखते हैं, डिक्शनरी एंट्रीज, वो डिराइव होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन टू द होल ह्यूमन एक्सपीरियंस. ठीक है, ह्यूमन के एक्सपीरियंस की बेस पे उनको जो है डिफाइन किया जाता है. ठीक है, सारे यानी कि एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस हम इसको देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक क्राइटेरियन. और किस बेस के ऊपर देखते हैं? एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक क्राइटेरियन के बेस पे और एक अनसिस्टमाइज्ड कॉमन सेंस पे भी हम उसको देखते हैं. फॉर दिस रीजन सम लिंग्विस्टिक हैव ट्राइड टू रीडिफाइन और रिकंसीडर मीनिंग इन सो फार एज इन कंसर्न द लिंग्विस्ट विद इन द रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शन. इस वजह से बहुत से जो लिंग्विस्ट है उन्होंने इसको कोशिश की है कि वो इसको रीडिफाइन करें या रिकंसीडर करें मीनिंग को इन सो फार एज in concerns the linguistic within the range of occurrence. Within the range of occurrence वो उसको consider करते हैं sentence consisting of other words, just as there are probably no words exactly alike in meaning all context. जैसा कि और जैसे no words exactly alike, जैसे इस context में बाकी जो words हैं वो उसके जैसे नहीं है. So there will probably be no words exactly alike in meaning in all context. इसी तरीके से कोई भी word जो है वो हर context में एक जैसे नहीं होते. So there will probably no two word in any language sharing exactly the same lexical environment. वो कहता है कि जी जो words होते हैं हम क्या कहते हैं distributional approach. एक ही word की different तरह की distributional approach होती है. देखें जैसे हमने एक इसके अंदर ना आप वो चार्ट एंटर कर सकते हैं. मैंने आपको एक जो है वो शेयर की थी, स्लाइड शेयर की थी. उसके अंदर ना उन्होंने रन को एज अ सेंटेंस यूज किया हुआ था. आई थिंक रन था या कोई वर्ड था और उस रन के ना डिफरेंट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशनल मीनिंग्स निकाले हुए थे कि रन को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो रन अवे और इसी तरीके से टर्म्स को उन्होंने डिफरेंट तरीके से यूज किया होता है. यानी कि एक जो वर्ड होता है उसको हम सेम लेक्सिकल मीनिंग या सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं कर सकते, बल्कि अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशनल अप्रोच एक ही वर्ड को हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं. तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि नो टू वर्ड इन एनी लैंग्वेज शेयरिंग एग्जैक्टली द सेम लेक्सिकल एनवायरनमेंट. एक ही लेक्सिकल एनवायरनमेंट वो नहीं वो शो कर सकता, बल्कि वो डिफरेंट जो है एनवायरनमेंट जो है उसको शो करता है. यानी कि एक वर्ड का एनवायरनमेंट मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाने से या उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाने से उसका जो वर्ड है वो भी चेंज हो जाता है. मैं आपके ना ये मुझे मिल गया. यहाँ पे देखें बेटा, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ. मैं आपको ये कॉन्टेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशनल मीनिंग का बता रही हूँ. ये मुझे मिल गई है. ये देखें बेटा, मीनिंग ऑफ द वर्ड डिक्शनरी विल सजेस्ट अ नंबर ऑफ डिफरेंट मीनिंग ऑफ मीनिंग और मोर करेक्ट. ये बेटा आपने जो है ऐड करना है इसके अंदर, बल्कि मैं खुद ऐड कर देती हूँ. ये डिस्ट्रीब्यूशनल अप्रोच है एक कि हम एक वर्ड के जो है वो डिफरेंट मीनिंग्स लेते हैं.
आई डोंट नो ये क्यों पेस्ट नहीं हो रहा। अच्छा जी, चलिए मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। यहाँ पे देखें बेटा, डिस्ट्रीब्यूशनल अप्रोच क्या कहती है। डिस्ट्रीब्यूशनल अप्रोच ये कहती है कि एक ही वर्ड, नो वर्ड्स एग्जैक्टली अलाइक इन मीनिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट। हर कॉन्टेक्स्ट में हम इसको उस तरीके से नहीं समझ सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है एक वर्ड हमने लिया यहाँ पे मीन, और ये आपने लिखना है बेटा। डिस्ट्रीब्यूशनल अप्रोच में आप ये लिखेंगे कि एक ही वर्ड को हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे लेते हैं, एक ही कॉन्टेक्स्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल मीन का मीनिंग जो है, उसका मीनिंग है व्हाट डज एविडेंस मीन। मीन रिक्वायर, आई मीन टू बी देयर टुमारो। mean to intend, I did not mean to hurt you. mean sign of indication, natural, these cloud mean thunder, ठीक है। और conventional होगा तो a red light means stop, ठीक है। these clouds mean thunder, a red light means stop। और इसी तरीके से mean जो है, अगर importance है, it meant a lot to me to get this award। अब हम यहाँ पे ये distributional approach देख रहे हैं एक वर्ड की, कि एक वर्ड जो है उसको अगर हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करें तो फिर क्या होता है। हमने मीनिंग्स ऑफ सेमेंटिक्स पढ़े थे, ठीक है। उसी के अंदर जो है ये मैंने आप लोगों को एक स्लाइड शेयर की थी और उसी में ये सारा आपको बताया गया था। ठीक, ये बेटा एक दफा आप ग्रुप में जाके देख लीजिएगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में कुछ मैंने आप लोगों को शेयर की थी, वहां पे आपको काफी। तो ये बेटा आपने चार्ट जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशनल अप्रोच में आपने ऐड करना है, और आपने ये प्रूव करना है कि डिस्ट्रीब्यूशनल अप्रोच ये कहती है कि जनाब एक ही वर्ड जो है उसको हम सेम कॉन्टेक्स्ट में नहीं यूज कर सकते, बल्कि उसको हम डिफरेंट जो है कॉन्टेक्स्ट में जो है वो यूज कर सकते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, फील्ड, जब हमने जो है कॉन्टेक्चुअल अप्रोच पढ़ी थी, तो हमने क्या कहा, वर्ड का जो है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो है उसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशनल अप्रोच में हमने क्या देखा कि हम ये कहते हैं कि एक वर्ड जो है ना उसके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशनल मीनिंग होते हैं, यानी कि हम उनको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट जो है कॉन्टेक्स्ट में उनको हम यूज कर सकते हैं। एक्चुअली दैट इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशनल अप्रोच, कि वो यही कहता है कि एक ही वर्ड को हम एक ही तरह के मीनिंग्स में या एक ही कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे वर्ड की बात आ रही है, ठीक है। तो वहां पे हमने सिचुएशन की बात की थी। अब यहाँ पे देखें कॉम्पोनेंशियल एनालिसिस अप्रोच, इसको जरा समझिए कि ये क्या चीज है। द कॉम्पोनेंशियल एनालिसिस अप्रोच अंडरलाइज द लिंग्विस्टिक थियरीज developed by Katz and Fodder, Weyrich and others. It is a technique for the economical statement of certain semantic relation between lexical item and between sentence. अब इसमें जो है lexical item क्या है, basically word है, ठीक है, and between the sentences containing them, और sentences जो कि इन lexical item को contain करते हैं। अब ये एक टेक्निक है जो कि सेमांटिक रिलेशन की है, जो कि लेक्सिकल आइटम और सेंटेंसेस जो कि उनको कंटेन करते हैं। ऑब्वियसली एक लेक्सीम जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। लेक्सिकल आइटम बेसिकली लेक्सीम है, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सेंटेंस। और फिर इट इज अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वोकैबुलरी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉल सेट ऑफ वेरी जनरल एलिमेंट ऑफ मीनिंग्स कॉल्ड कंपोनेंट मेकर। और अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये कॉम्पोनेंशियल एनालिसिस है, हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिनको हम कंपोनेंट मार्कर्स कहते हैं और सिमीम्स कहते हैं, एंड देयर वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन डिफरेंट लैंग्वेज, और फिर उनकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखें, हम कंपोनेंट मार्कर्स के तौर पे और सिमीम्स जो हैं उनके हिसाब से द स्मॉलेस्ट यूनिट जो है उसको हम यहाँ पे सिमीम कहेंगे। और there various possible combination in different it tries to discover the ultimate meaning unit of which a particular set words appear to be composed in some systematic way. Some segment of vocabulary can be better analyzed by this method
Through componential analysis, we can seek to find out how speakers use the vocabulary of language in order to classify reality by referring to certain parameters of meaning. The term componential analysis in semantic is best explained by means of simple example by linguistic. और term componential analysis, अब यहाँ पे देखें simple example हम देखते हैं कि componential analysis हम कैसे करते हैं, इसकी pairing कैसे करते हैं। यहाँ पे देखें हमने 4 स्टेटमेंट्स लिखी, ठीक है। मैन है, वीमेन है, चाइल्ड है, यानी कि एक एडल्ट है मेल, एक एडल्ट फीमेल एंड देन जो बच्चा है, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर हमने एनिमल में देखा बुल, काउ, काफ, रैम, यू, लैम्प, ड्रैग, डक, डकलिंग, ठीक है, डकलिंग डक के बच्चे। When we consider these set of English word, अब ये सेट्स में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम कंपोनेंट्स में बात कर रहे हैं। जब हम इनको कंसीडर करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ आवर intuitive appreciation of sense of these words set up such as proportional equation as the following। आपने proportional equations पढ़ी होंगी कभी मैथ्स के अंदर 6th क्लास में, 7th में। उसमें हम क्या कहते हैं, मैन रेशियो वीमेन रेशियो चाइल्ड, देन इट इज इक्वल टू बुल रेशियो काउ रेशियो काफ, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन के तौर पे हम यू लिखते हैं। This equation bear proof to the fact that from the semantic point of view, the word man, women and child on one hand and bull, cow and calf on the other hand have all something in common। इनके अंदर कुछ कॉमन है। जब हम रेशियो में बात करते हैं तो हम कहते हैं ये कुछ कॉमन है इसके अंदर। Have in common is not share either man and bull or women and cow। What this group of words have in common is called semantic component। ठीक है, जो चीज इसमें कॉमन है ना मैन और बुल के अंदर और वीमेन और काउ में, हम इसको कहते हैं दैट इज द सेमेंटिक कंपोनेंट। अदर टर्म यूज फॉर दीज फॉर दैट आर प्लेरीम, सिमीन, सेमेंटिक मार्कर। और इसी सेमेंटिक कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, इसी के डिफरेंट नेम्स हैं जिसको हम सेमेंटिक कंपोनेंट और ये सारे टर्म्स हैं, ये एक ही टर्म के डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। इसको प्लेरीम भी कहते हैं, सिमीन भी कहते हैं, सेमेंटिक मार्कर भी कहते हैं, सेमेंटिक कैटेगरी। The sense of man according to componential analysis is the product of the component male, adult, human। ठीक है, मेल जो है वो एडल्ट है और ह्यूमन है, and the sense of a cow is the product of female, adult and equine। ठीक है, और काउ जो है वो क्या है, वो फीमेल है, एडल्ट है और इक्वीन है। सो ऑन, अब यहाँ पे देखें मैन इज मेल, काउ फीमेल, ठीक है। हम अब उसी रेशो को जो ऊपर हमने देखा, तो इसमें सेमेंटिक कंपोनेंट क्या है, दोनों के अंदर मैन जो है वो मेल है और काउ फीमेल है, लेकिन इनमें कॉमन चीज क्या है कि ये एडल्ट है। इसी तरह ह्यूमन और एक्विन जो है जो कि फीमेल है, दैट इज आल्सो एडल्ट। तो ये जो कॉमन चीज है ना, जो कॉमन टर्म आई है इन सारों की रेशो निकाल के, दैट इज बेसिकली द adult। In order to understand the meaning of sentence, its semantic relation to other expression, one must know the meaning of lexical item as well how they are interrelated। Basic assumptions theory, componential theories of semantics are based upon following assumptions। Semantic components are language independent or universal। The semantic components may be combined in various languages, yet they would be identifiable as same components in the analysis of vocabularies of all languages। Hence, in the matter of kinship, color, artifices, needs, and function of physical qualities, semantic components may be universal, but they are not universal in many areas। ठीक है, यूनिवर्सल हो भी सकते हैं लेकिन बहुत से उसमें ये यूनिवर्सल नहीं है। फिर प्रोपोजिशनल इक्वेशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड विद रिस्पेक्ट टू, फिर हमने एक पहली बात ये देखा कि हमने ये देखा कि ये आइडेंटिकल है या नहीं है। दूसरी चीज प्रोपोजिशनल इक्वेशंस जो हमने देखा with respect to sense of lexical item, these propositions are cognitively valid and can be set up on the basis of introspect। ठीक है, all the semantic structure might finally be reduced to components representing the basic disposition of cognitive and perceptual structure of human organism। अब ये जो है semantic structure जो है finally बी रिड्यूस टू कंपोनेंट्स, इनको कंपोनेंट्स में हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, हम इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। जो कॉमन है यहाँ पे
जो कॉम्पोनेंशियल एनालिसिस है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका। कॉम्पोनेंशियल एनालिसिस अप्रोच डिफाइन द मीनिंग ऑफ लेक्सिकल element explicitly in terms of semantic component. These components or categories are not part of vocabulary of the language itself, but rather theoretical element postulated in order to describe the semantic relation between the lexical element of a given language. These components are then connected by logical constant. For example, where which analyzes boy जो है boy है, girl है, man and women है, ये सारे क्या है, एनिमेट है। तो दैट इज द कॉम्पोनेंशियल एनालिसिस की इसके अंदर कॉमन चीज क्या है कि ये सब एनिमेटेड हैं, ये सब ह्यूमन है, फिर बॉय मेल है, गर्ल फीमेल है, ये कॉमन नहीं है। और ऊपर वाले जो दो हैं वो एडल्ट नहीं है और नीचे वाले दो एडल्ट हैं। These implication rules automatically complete a redundancy free entry like to its fully specified in the following: boy human and male not adult। अब देखें इसमें कॉमन टर्म्स क्या आ रही हैं, और boy animate and human, male and not female not adult। Rules of this type not only exemplify the necessary dictionary specification, they also express relevant generalization about the semantic structure of the vocabulary described। ठीक है, अब ये जो vocabulary describe होती है उसके हिसाब से इसका semantic structure जो है वो हम देखते हैं। और इसमें जो है बेसिकली उसने क्या दिखाया है, ये semantic components हैं, यानी कि जो चीज कॉमन होती है ना, इसको हम semantic component कहते हैं। और इन कंपोनेंट के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली जो मीनिंग है उस वर्ड का हम क्या ले रहे हैं। तो दैट इज बेसिकली कॉम्पोनेंशियल एनालिसिस अप्रोच। इसके अंदर हमने क्या देखा कि हमने प्रपोजिशनल इक्वेशंस बनाई थी पहले। ठीक है, यहाँ पे देखें, पहले हमने इनकी इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, देन हमने उसकी प्रपोजिशनल जो है इक्वेशंस बनाई। फिर हमने देखा कि उनके सिमेंटिक कंपोनेंट्स या कंपोनेंशियल एनालिसिस जब हमने किया तो हमने देखा कि उसमें सिमेंटिक कंपोनेंट क्या है, यानी कि कॉमन चीज जो भी होगी वो उसका सिमेंटिक कंपोनेंट होगा। ठीक है, और इसी को हम कंपोनेंशियल एनालिसिस अप्रोच कहते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बेटा मेरे से पूछ लें। आज आपका लिंग्विस्टिक्स एंड हो गया है, कंप्लीटेड टुडे अल्हम्दुलिल्लाह। एनी क्वेश्चन क्लास? नो मैम, आज का तो लाइक काफी स्ट्रेट था सारा लेक्चर, तो क्वेश्चन तो कोई नहीं इसमें आज। और इसमें सिमेंटिक थियरीज में मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल की चीज है। जो मुझे लगा सबसे इंटरेस्टिंग, मुझे फोनेटिक्स लगता है, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। ठीक है, तो उसमें ये कि आप लोग जो हैं अपना फोनेटिक्स जो है वो फिंगर टिप्स पे रखें। और इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि लिंग्विस्टिक्स का पेपर, बेटा अभी आपने जितना पढ़ लिया ना, आई थिंक आपने मोर देन पेपर पढ़ लिया इस वक्त। अगर आप मॉर्फोलॉजी कर लेते हैं, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स करते हैं, बायोलिंग्विलिज्म करते हैं, सोशल लिंग्विस्टिक्स कर लेते हैं, साइको लिंग्विस्टिक्स कर लेते हैं, और शुरू के लैंग्वेज के चैप्टर कर लेते हैं, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, आपका पेपर तब भी सॉल्व हो जाता है अलोंग विद सिमेंटिक्स। ठीक है, मैं लेकिन एक चीज जो पिछले कुछ पेपर्स में देखने में आई, इन्होंने क्या किया कि कुछ पेपर्स के अंदर इन्होंने 3 क्वेश्चन फोनेटिक्स में से दे दिए थे। ठीक है, अदरवाइज एक बैच ऐसा भी आया था जिसको मैंने फोनेटिक्स छुड़वा दिया था। ये और बात है कि उस दफा फोनेटिक्स जो है उसमें से एक ही क्वेश्चन आया था। लेकिन अभी जो पेपर्स बन के आ रहे हैं ना पिछले 2-3 सालों के, उसमें ये क्या कर रहे हैं कि लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स का जो चैप्टर है ना, जो आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, उसको ये ओमिट कर देते हैं और उसमें से सिर्फ राइट नोट ऑन द फॉलोइंग आता है। यानी कि कोई घुमा के सवाल आता है और राइट नोट ऑन द फॉलोइंग इस तरह से कुछ करके वो दे देते हैं, जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट, अगर उन्होंने इस तरह से सिलेक्टिव स्टडी की होती है तो स्टूडेंट गया। ठीक है, या फिर वो ऐसा कोई घुमा के सवाल दे देते हैं जो कि स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो वो आप लोगों को मैंने कुछ टर्म्स स्टार्टिंग में ही बताई थी कि ये ऐसे ऐसे घुमा के आना है सवाल, तो उनको जरूर एक दफा देख लीजिएगा। जैसे लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक के चैप्टर में कुछ चीजें थी, जैसे मैंने आपको लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो लिंग्विस्टिक्स का मैंने आपको डिफरेंस बताया था। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो लैंग्वेज वाला और लिंग्विस्टिक्स वाला जो चैप्टर है ना, उसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं और स्टूडेंट उसको कैरी नहीं कर पाते, हालांकि वो आसान चैप्टर है। ठीक है, तो इन केस अगर वो ओमिट भी हो जाता है,
बाज़ औक़ात मैंने कहा वो फर्स्ट 3 चैप्टर्स ही ओमिट कर देते हैं, पेपर बनाना ही वो फोनेटिक्स से शुरू करते हैं, फर्स्ट 3 चैप्टर को वो लिंग्विस्टिक्स में कंसीडर ही नहीं करते हैं, फोनेटिक्स से शुरू करते हैं, फोनेटिक्स के 3 सवाल आ गए ना तो बाकी आपका क्या, स्टाइलिस्टिक मस्ट आएगा, मॉर्फोलॉजी मस्ट आएगा, उसके अलावा सेमेंटिक थ्योरीज मस्ट आना है, ठीक है, बायलिंगुअलिज्म मस्ट आएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं, आप बेशक पास पेपर्स उठा के देख लें, जो मस्ट आने हैं, जो मस्ट आने हैं बेटा वो पहले करें, और जो आप पास पेपर्स उठा के देखें जिसमें हम कहते हैं कि वो स्किप हो जाते हैं, जैसे लैंग्वेज वाले चैप्टर्स जो हैं, लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स, वो स्किप हो जाता है, उसको पढ़ें, जरूर पढ़ें, क्योंकि वो इजी है, मार्क्स गेनिंग है। लेकिन अगर वहां से कुछ गड़बड़ होती है तो यू हैव द, आपको मैंने मतलब इतना करा दिया कि पेपर इंशाल्लाह आपका, आप लोगों की सप्ली नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो एक्स्ट्रा पढ़ाने का मकसद ये होता है कि अगर कोई 2 चैप्टर्स हमारे स्किप होते भी हैं, वो लोग पेपर में स्किप कर देते हैं, तो अभी मैंने सिंटेक्स के अलावा आपको सारा पढ़ा दिया, ठीक है। बाकी एक आपका रह गया डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, ये एक राइट नोट ऑन द फॉलोइंग है। फोनोलॉजी जो है बेसिकली फोन्स को कहते हैं, और उसमें एक नोट बस फोनोलॉजी पे पढ़ लीजिएगा, लेकिन फोनोलॉजी जो है अक्सर नहीं आता, अक्सर नहीं आता, ठीक है। कभी अगर आया तो डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी होगा, बस इससे ज्यादा नहीं आता वहां पे। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं बेटा, अगर आप ये अच्छे तरीके से कर लें तो आई थिंक दीज आर मोर देन एनफ, ठीक है। मैंने जब खुद पढ़ना था, मेरे लिए तो 12 दिन काफी थे लिंग्विस्टिक्स कवर करने के लिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि पढ़ने से ज्यादा पढ़ाना मुश्किल काम है, पढ़ाने में टाइम लगता है। खुद जब पढ़ना होता है बंदा किताब लेके बैठता है और खत्म कर लेता है, लेकिन जब आपने पढ़ाना होता है तो फिर आपको स्टूडेंट की साइकी के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली हर स्टूडेंट का मेंटल कैलिबर उतना नहीं होता कि वो एक ही दिन में सारा कुछ कर लेगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स को लेके चलना होता है, लेकिन बहरहाल हमने आई थिंक 15th को ही स्टार्ट की थी अपनी लिंग्विस्टिक्स, और आज 15th को एंड हो गई है, ठीक है। अभी फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ, कोई चीज समझ ना आई, तो जब आपका टेस्ट होगा लिंग्विस्टिक्स का और आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि पेपर्स कैसे करने हैं, तो पास पेपर्स को जरूर कंसीडर करें।